तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और यूँ कहा जाए तो पूरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन अगर ये होगा तो कहीं से कोई जो है दोहराए हुआ नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर एक स्टेट में पिछले 10 साल के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 10 साल में 8 साल क्वेश्चन स्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक से ज़रूर मिल जाएगा और वो भी लॉन्ग में। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है। मेंटल हेल्थ में आपको पता है कि मेंटल हेल्थ में मानसिक रोग उससे कैसे छुटकारा पाना है, उपचार की विधि, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है मानसिक रोगियों के लिए, सारे चीज़ पढ़ना होता है। तो आज हम जो स्किज़ोफ्रेनिया लेकर आए हैं इसे हम लोग सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। यह एक मानसिक रोग है और मानसिक रोग ही नहीं, यह एक गंभीर मानसिक रोग है जिसे पूर्ण पागलपन कहा जाता है। तो वही आपका सिज़ोफ्रेनिया होता है। यह वीडियो नंबर 16 है जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। सेकेंड ईयर का 3rd पेपर आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है और इस सप्ताह में यह 3रा पेपर मैं करा रहा हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो कि सिज़ोफ्रेनिया टॉपिक है। ठीक है, सेशन 2024 से 25 के लिए क्लास है, लेकिन अगर आप कोई अदर भी सेशन वाले अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है डिफिनीसन क्या होता है इसका, तो देख लीजिए। डिफिनीसन कहा जाए सिज़ोफ्रेनिया का तो सिज़ोफ्रेनिया आप अच्छे से समझिएगा तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझिएगा तो बहुत हार्ड है। ओके, चलिए सिज़ोफ्रेनिया समझिए। सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक यानी लंबे समय का मानसिक रोग है, मानसिक विकार है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सिज़ोफ्रेनिया किसी को हो गया तो यह एक गंभीर, यह लाइटली लेने वाला नहीं होता, हल्का फल्का बीमारी नहीं है, गंभीर लंबे समय का एक मानसिक रोग होता है। ओके, जिसमें व्यक्ति के थॉट, सोच, उसके भावना, उसके परसेप्शन, धारणा, व्यवहार, वास्तविकता से संपर्क टूट जाती है या प्रभावित हो जाती है। यानी एक व्यक्ति के जो सोच समझ, जो इमोशन, जो बिहेवियर, जो रियलिटी होता है चीज़ों को समझने के लिए, वह सारे चीज़ अलग थलग हो जाता है। व्यक्ति के जो रियलिटी वास्तविकता होता है उससे व्यक्ति दूर चला जाता है और व्यक्ति कल्पनाओं में जीने लगता है। व्यक्ति को रियलिटी क्या है, काल्पनिक क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर करने में दिक्कत होने लगती है, या यूँ कहा जाए तो वह अंतर दोनों के बीच में, सच्चाई और झूठ, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन प्रभावित होता है। अब जाहिर सी बात है, आप समझिए कि क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है और क्या काल्पनिक है, इन दोनों के बीच में कोई भी व्यक्ति अगर अंतर स्पष्ट कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जीवन प्रभावित होगा ही होगा। बात समझ गए ना। यानी यूँ कहा जाए तो एक तरफ आम रखा है, एक तरफ इमली रखा है। व्यक्ति आम और इमली के बीच में अगर अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति को पहचान में नहीं आ रहा कि कौन आम है कौन इमली है, उसे उसके स्वाद के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उससे संबंधित गड़बड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जीवन में चल रहे रियलिटी को व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है, वास्तविकता नहीं पहचान पाता है कि उसके जीवन में उसके आसपास क्या घटना घट रही हैं, उसको उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है और वह काल्पनिक चीज़ों में विश्वास करने लगता है। उसे रियलिटी भी कल्पनीय ही लगता है और वह रियलिटी और उस कल्पना दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और यही जो है सिज़ोफ्रेनिया होता है। सिज़ोफ्रेनिया में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। व्यक्ति को सोच यानी सोचने की क्षमता, व्यक्ति के भावना, इमोशन, जिसमें व्यक्ति अपनी दर्द, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, यह अनुपस्थित हो जाता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का रियलिटी और व्यक्ति का परसेप्शन, नज़रिया, यह 5 चीज़ें पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। जब किसी के व्यक्ति के सोच प्रभावित हो जाएगा तो वह ज़्यादा सोच नहीं पाएगा चीज़ें के बारे में। ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है, वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाएगा, नहीं सोच पाएगा। जब उसके भावनाएं प्रभावित होंगी तो व्यक्ति अपने दुख, अपनी इच्छाओं, अपने दर्द, अपनी खुशियों को इजहार नहीं कर पाएगा।
ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति सामान्य जीवन में अपने लाइफ में अपने दुख दर्द, अपने खुशी, अपने चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है। आगे धारणा नज़रिया, यानी एक व्यक्ति को अपने फैमिली में सदस्यों के प्रति उसका क्या परसेप्शन है, किसी भी चीज़ के प्रति क्या नज़रिया है, अगर उसका परसेप्शन क्लियर नहीं है, धारणाएं गलत हो जा रही हैं, अपने परिवार के प्रति ही संदेह उत्पन्न हो जा रहा है, डाउट हो रहा है, तो शक की भावनाएं हैं, तो यह परसेप्शन नज़रिया को खराब करता है, धारणाएं को गलत बनाता है। ठीक है। तो धारणाएं भी व्यक्ति को इसमें प्रभावित होता है। व्यवहार बिहेवियर, इसमें व्यक्ति का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा रहता है, चेंजेज रहता है, बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत ज़्यादा शांत, व्यवहार बिल्कुल सामान्य से अलग रहता है व्यक्ति का, तो इसमें व्यवहार भी प्रभावित होता है। आगे है वास्तविकता, मैंने बता ही दिया कि इसमें व्यक्ति के रियलिटी से दूरों दूर तक नाता नहीं रहता है, टूट जाता है, वास्तविकता क्या है उसको नहीं समझ पाता है, नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। और यही महत्वपूर्ण 1 2 3 4 5 ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो व्यक्ति को प्रभावित होता है तो वह सिजोफ्रेनिया के पेशेंट बन जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सिजोफ्रेनिया का परिभाषा। ओके। अब आता है कि सिजोफ्रेनिया अगर किसी को हो जाए तो क्या क्या लक्षण सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर दिख सकता है। अभी मैंने आपको बता दिया, परिभाषा में ही क्लियर कर दिया कि व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो प्रभावित होगा, मैंने बता दिया। वो 5 चीज़ें जो प्रभावित है जो मैंने बता दिया, उसी 5 चीज़ों को आप लक्षण में लिख देंगे, पॉइंट में अलग अलग चीज़ देकर, कि जैसे अगर भावनाओं की कमी है तो व्यक्ति भावना में क्या क्या करेगा, तो अपनी दुख प्रकट नहीं कर पाएगा, अपने सुख के प्रति जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, अपने भावनाओं, अपने इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाएगा, तो ये भावनाओं में कमी के कारण। ठीक है। सोच में प्रभावित होगा, यानी सोच में गिरावट आएगा, तो व्यक्ति सकारात्मक नहीं सोच सकता है, हम हमेशा नकारात्मक की तरफ रहेगा। ठीक है। वह जो है उसका दिमाग ज़्यादा वाइडली रूप से नहीं सोच सकता है। तो कुल मिला के जो मैंने परिभाषा में बता दिया उसको आप यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बनाकर उसी को लक्षण में दर्शा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छे से बता देना। तो चलिए बताते हैं। सिजोफ्रेनिया के बहुत सारे लक्षण हैं, उसमें कुछ लक्षण आपको नीचे दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। पहला होता है सकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है। और बहुत सारे लक्षण हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण होते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होते हैं पर रोगी में जुड़ जाते हैं। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है सकारात्मक, जिसके देखने से आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये सिजोफ्रेनिया के मरीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जैसे टीबी टेस्ट अगर निगेटिव हो जाता है मतलब पेशेंट को टीबी नहीं है, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब पेशेंट को टीबी है। तो कुल मिला के सकारात्मक लक्षण कहने का मतलब है कि अगर मरीज में एक कुछ पॉजिटिव लक्षण है जो अगर पाया जाएगा तो उसको हम सिजोफ्रेनिया के मरीज समझ सकते हैं लक्षण के आधार पर। ओके। जैसे पॉजिटिव लक्षण में पहला है डेलूजन, डेलूजन कहा जाए तो भ्रम। ठीक है। डेलूजन कहा जाए तो भ्रम। पहला जो होता है व्यक्ति को पॉजिटिव सिम्टम्स होता है उसमें व्यक्ति को भ्रम पाया जाता है। अगर व्यक्ति में भ्रम है तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हो सकता है, जैसे यह नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होता है। जैसे गलत और अवास्तविक विश्वास। गलत यानी समझ रहे हैं ना कि व्यक्ति किसी चीज़ को गलत पहचान करता है, उसमें ऐसा विश्वास होता है जो अवास्तविक होता है, रियलिटी नहीं होता है। ठीक है ना। तो भ्रम वो चीज़ है जो गलत परसेप्शन होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, यानी जो है गलत विश्वास और वास्तविकता से लेना देना नहीं होता। अब भाई गलत विश्वास होगा तो जाहिर सी बात है वास्तविकता वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना। तो गलत और अवास्तविक विश्वास, जैसे कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, ऐसा भ्रम लगेगा कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, जबकि यह गलत होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। यही कारण है कि व्यक्ति को वास्तविकता में विश्वास नहीं रखकर कल्पनाओं में चलते रहता है, जिससे उसे लगता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है। ठीक है। लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके विचारों को कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई दबा रहा है उसके बातों को, ऐसा व्यक्ति में विचार उत्पन्न होने लगता है, यानी एक गलत भ्रम व्यक्ति में आ जाता है। तो भ्रम कहा जाए तो गलत जो है विश्वास। ठीक है ना, जहाँ पे रियलिटी नहीं होता है, सच्चाई नहीं होता है, बस व्यक्ति को लगता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो कि एक गलत धारणा है, गलत विश्वास है, वास्तविकता नहीं है। और जिस चीज़ में वास्तविकता नहीं होता है वही भ्रम होता है। ठीक है। रियलिटी नहीं होता है वही भ्रम होता है। ठीक है। डेलूजन होता है।
तो इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है कि कोई जो है वह कोई हम पर जो है नज़र रख रहा है, कोई हमको पीछा कर रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। हमारे विचारों को कोई नियंत्रण कर रहा है, हम पर कंट्रोल रखना चाहता है। तो ऐसा शकी टाइप से जो है वह भ्रम उत्पन्न करता है। तो पहला हो गया भ्रम। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे है यहाँ पे मति भ्रम। भ्रम में क्या होता है, जो है भ्रम जो होता है वह आपको क्या होता है कि गलत काल्पनिक लगता है, रियलिटी के मतलब नहीं होता है, रियलिटी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। बस पेशेंट को लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे किसी को नहीं वो चीज़ें लगता है, ठीक है। तो वो हो गया भ्रम। हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम, यानी मन का भ्रम, ठीक है। मति भ्रम हेलुसिनेशन में बिना किसी वास्तविक उत्तेजना के अनुभव होना, ठीक है ना, बिना किसी वास्तविक उत्तेजना के अनुभव होना। अब हेलुसिनेशन में होता यह है कि कुछ आसपास चल रहे चीज़ें को जो है गलत तरीके से जो है क्या करना, आभास होना, एक अलग अजीबोगरीब आभास होना, हेलुसिनेशन। जैसे ऐसे आवाज़ सुनाई देना जो रियलिटी में नहीं है, ठीक है। ऐसे परछाई दिखाई देना जो रियलिटी में नहीं है, ठीक है। ऐसे जो है गंध आना जो रियलिटी में नहीं है। तो आसपास जो चीज़ें चल रहा होता है जो रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति को महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है, वो हेलुसिनेशन होता है। अब इसमें सुनाई भी हो सकता है, गंध भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो छुआछूत वाला होता है कि कोई हमें छू रहा है, हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं रहता है, ठीक है ना। डर नहीं जाता है, व्यक्ति डरते रहता है, वो हमको छू रहा है, दूर भागो अपने आप में बोलते रहता है, पागल व्यक्ति, नहीं देखते हैं। तो वही बेसिकली हेलुसिनेशन होता है, ठीक है ना। तो हेलुसिनेशन में बिना किसी वास्तविकता के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उत्तेजना का अनुभव होता है कि सामने कुछ है, सामने कुछ है। डेलूजन में पता नहीं चलता है, डेलूजन में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी भ्रम होते रहता है व्यक्ति को, वहाँ पे कुछ प्रेजेंट भी नहीं होता है। लेकिन मति भ्रम में कुछ चीज़ें हो सकता है, लेकिन उसका जो है गलत व्याख्या व्यक्ति करता है, ठीक है ना। मति भ्रम होता है हेलुसिनेशन। जैसे आवाज़ें सुनना सबसे आम, व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है उसे लगेगा कि हमें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रहा है, डरता है उस आवाज़ से, तो वही होता है आवाज़ें सुनना। दृश्य या स्पर्श का अनुभव, व्यक्ति को लगेगा कि उसके शरीर पर कुछ कीड़ मकोड़े रेंग रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा स्पर्श का, जो कि रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है, बता दिए। अब इसमें और भी हो सकता है कि जैसे आसपास, ठीक है ना, आसपास कहीं पे खाना बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, लेकिन व्यक्ति के लगेगा ऐसा सुगंध आएगा जो वास्तव में रियलिटी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मति भ्रम होता है, रियलिटी में जो चीज़ें नहीं होता है व्यक्ति को लगता है कि ऐसा चल रहा है उसके जीवन में, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया पॉजिटिव सिम्टम्स में डेलूजन, हेलुसिनेशन, यानी एक रियलिटी में जो चीज़ें नहीं होता है व्यक्ति को लगता है, तो वो हो गया आपका भ्रम, ठीक है। एक होता है जहाँ पे गलत पहचान करना, गलत व्याख्या करना, हो गया मति भ्रम, ठीक है, हेलुसिनेशन, बता दिए। चलिए अब आता है यहाँ पे निगेटिव सिम्टम्स, नकारात्मक लक्षण। नकारात्मक लक्षण में होता है इनमें व्यक्ति की समान क्षमताएं कम हो जाती हैं। नकारात्मक लक्षण में होता है कि व्यक्ति का जो समान नॉर्मल जो योग्यताएं होता है वह कम हो जाता है। जैसे निगेटिव सिम्टम्स में भावनात्मक व्यक्ति में इमोशनली जो है कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति इमोशनली रूप से वीक हो जाता है, वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है सही से। सामाजिक अलगाव हो जाता है व्यक्ति में। निगेटिव सिम्टम्स ये होता है कि व्यक्ति समाज से दूर होने लगता है अपने आप को, व्यक्ति बोलना चालना कम कर देता है, व्यक्ति को मोटिवेशन की कमी होने लगती है, ठीक है। व्यक्ति स्वच्छता की उपेक्षा करता है, यानी व्यक्ति को जो है हाइजीन का मेंटेन रखे नहीं रखे उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। अब नकारात्मक लक्षण इसे इसलिए कहा जाता है यह क्योंकि व्यक्ति को शरीर पर सामाजिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, निगेटिव सिम्टम्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के ऊपर इससे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खुद से लेकर सामाजिक तौर पर भी, ठीक है। इसीलिए इसमें निगेटिव मान गए व्यक्ति भावनाओं को व्यक्त अपना सही से नहीं कर पाएगा तो उसके खुद के क्षमताओं पर नुकसान पहुंचेगा, वो अपने अंदर की बातों को नहीं जाहिर कर पाएगा, सामाजिक अलग अलग थलग रहने लगेगा तो समाज से दूर होने लगेगा, बोलने में कम करेगा तो लोग उसके बात को नहीं समझेंगे, ठीक है ना। प्रेरणा की कमी होगी तो व्यक्ति में उत्साह कम होगा,
ठीक है, कोई भी काम करने में। व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी होगी तो उससे समाज एक दूसरे को जो है क्या करें, जैसे देखते हैं ना कि कोई पागल व्यक्ति रोड पर घूमते रहता है, देखते हैं वो साफ़ सफाई रहता है, नहीं रहता है, बहुत फटा चिटा कपड़ा, बाल बढ़ा हुआ, ऐसे देखते हुएगा एकदम पूरा पीड़ित रहता है वो। अब आता है यहाँ पे कॉग्निटिव सिम्टम्स, संज्ञात्मक लक्षण। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव में डेलूजन, हेलुसिनेशन। दूसरा हम लोग देखे हैं वहाँ पे क्या देखे हैं, दूसरा निगेटिव देखे हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं संज्ञात्मक कॉग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि कॉग्निटिव मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, ठीक है ना। संज्ञात्मक लक्षण कि व्यक्ति का सोचने समझने की क्षमता कितना है। तो तीसरा में व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, निर्णय नहीं ले पाता है, स्मृति कमज़ोर होना, अव्यवस्थित सोच, ये सब माइंड से सोचने समझने से ही चलता है। और जब आपका सोचने समझने का क्षमता प्रभावित होता है तो आप कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, मेमोरी कमज़ोर होने लगता है और अव्यवस्थित अनस्टेबल हो जाता है। तो ये सब कॉग्निटिव थ्योरी है, सोचने समझने को प्रभावित होता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे है चौथा है भावनाओं की कमी, लॉस ऑफ एपैथी, ठीक है ना। लॉस ऑफ एपैथी यानी भावनाओं की कमी या लैक ऑफ इमोशन। भावनाओं की कमी में चेहरे पर भाव न होना, खुशी, दुख या गुस्सा कम महसूस होना या प्रकट नहीं कर पाना, ठीक है। तो ये भावनाओं की कमी व्यक्ति में होता है, जो कि पढ़ा दिए हैं। सामाजिक दूरी महत्वपूर्ण हो जाता है, व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाने लगता है, अकेला रहने लगता है, लोगों से बात न कर पाता है, ठीक है। काम या पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाता है। अगर वो एक स्टूडेंट है, अगर उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है तो उससे काम या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रुचि धीरे धीरे खत्म होता है। व्यक्ति कल्पनाओं में पड़े रहता है, उसे आसपास लगेगा कि हमारा दुश्मन शत्रु सब है जो हमें नीचे धकेल रहा है, ठीक है ना। और अजीबोगरीब जो है उस अपना बिहेव कर सकता है। तो ये सब स्किज़ोफ्रेनिया का जो है लक्षण होता है। क्या लक्षण मैंने पढ़ाया, देखिए लक्षण को आप एक साथ लिस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 10-15 लाइन पॉइंट में लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप पॉइंट में भी बना दीजिए, जो मैं आपको बताया हूँ कि पॉजिटिव में हेलुसिनेशन, डिलोजन, ठीक है। निगेटिव में वे सारे निगेटिव होते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, समाज से दूरी करता है, सोचने समझने को प्रभावित करता है। तीसरा कॉग्निटिव सिम्टम्स बताए हैं, जहाँ पर व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है, उसमें सारा सिम्टम्स होता है, ठीक है ना। चौथा मैंने बताया इमोशन की कमी, भावनाओं की कमी होती है। पाँचवा मैंने बताया सामाजिक दूरी व्यक्ति बनाने लगता है। तो इस सारे के सारे जो है लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी परिभाषा में जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता दिया कि जो प्रभावित होता है वही इसका मेन लक्षण होता है। बात समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका लक्षण समाप्त। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के प्रकार, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के प्रकार हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आप स्किज़ोफ्रेनिया, उसका लक्षण और उसका प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट और उसका कारण जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है और इसमें क्या क्या उपचार संभव है, ठीक है। आज चलिए हम इसके प्रकार को देखते हैं। प्रकार में कहा जाए तो पहला प्रकार है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया यह सबसे आम प्रकार का सबसे नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों में पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। पैरानोइड याद रखिएगा, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया यह सबसे आम प्रकार का होता है और सबसे आम प्रकार का होता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं पैरानोइड में, तो पैरानोइड में यही होता है कि तीव्र भ्रम, विशेषकर उत्पीड़न से संबंधित। इसमें व्यक्ति को ये लगता है पैरानोइड में, बेसिकली पैरानोइड में बहुत ज़्यादा जो है डर और शक होता है दूसरे पर, ठीक है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम पर कोई बहुत ज़्यादा जो है उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, हमें कोई बहुत ज़्यादा बंदी बना के रख रहा है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि रियलिटी ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं होता है, लेकिन पैरानोइड में व्यक्ति को ये लगता है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा उससे शोषण कर रहा है, उसका उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है ना, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। एक अजीबोगरीब व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई देता है, ठीक है। अत्यधिक शक और डर, व्यक्ति को पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में दूसरे पर बहुत ज़्यादा शक बना रहता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को डर लगता है। अब जहाँ शक होगा वहाँ डर लगेगा ही लगेगा कि हमको मार देगा, हमको पीछा करेगा, क्या करेगा, ऐसे टाइप से बनते रहता है, ओके। आगे है कभी कभी आक्रामक व्यवहार। पैरानोइड वाला व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वह अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें कोई शोषण उत्पीड़न, हमें कोई जो है दबा रहा है, ऐसा लगता है। बेसिकली पैरानोइड बहुत एक शकी, यहाँ बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा डर बना रहता है व्यक्ति को, ठीक है।
लगता है कि हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब होने वाला है घटना, तो यही बेसिकली होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति शंकाओं में चलते रहता है, यही पैरानॉइड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, इस प्रकार में व्यक्ति की बुद्धि और बोलचाल अपेक्षाकृत समान रहती है। अब ये जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है, इसमें अब अलग अलग प्रकार में, इसमें जो व्यक्ति को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है तो बेसिकली इसमें लक्षण होता है कि व्यक्ति को शक, डर और अजीबोगरीब जो है हरकतें जो है व्यक्ति को होता है कि मेरे साथ कोई कर रहा है। ठीक है ना, शक अपने परिवार, अपने दोस्त किसी पर भी, अपने पत्नी पर भी या अपने जो है पति पर भी, किसी को भी हुआ है तो शक, डर, ठीक है ना, उसको लगेगा कि हमें कोई जो है शोषण कर रहा है, ठीक है ना, हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो ऐसा पैरानॉइड में लगता है। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति का बुद्धि विवेक होता है, बोलचाल होता है, नॉर्मल रहता है, बस उसे डाउटफुल ज़िंदगी में जीते रहता है। बात समझ गए? चलिए दूसरा पॉइंट है डिसऑर्गेनाइज, या इसी को हम लोग हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। डिसऑर्गेनाइज या हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज या हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है, डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित। इसमें व्यक्ति अव्यवस्थित सोच और भाषण, अजीब और अनुपयुक्त व्यवहार करता है, भावनात्मक रूप से असंतुलन होता है, स्वयं को देखभाल में कमी होती है। ठीक है, यह प्रकार कम उम्र में शुरू होता है और गंभीर माना जाता है। यानी डिसऑर्गेनाइज्ड या हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो होता है, इसमें व्यक्ति अपने स्वयं को देखभाल में बिल्कुल जो है इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसे तैसे रहता है, उसे इमोशनली असंतुलन होता है, भावनात्मक रूप से भी जो है वो कमज़ोर होता है, वह अजीब और अनुपयुक्त व्यवहार करता है। ठीक है ना, अलग कभी कुछ व्यवहार, कभी कुछ अजीबोगरीब व्यवहार यहाँ पे करेगा। ठीक है ना, व्यक्ति का सोच जो है अव्यवस्थित रहता है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कुछ कुछ बोलते रहता है, तो ये होता है हेबेफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है कि व्यवस्थित नहीं होता है व्यक्ति, इसमें स्टेबल नहीं होता है, कभी कुछ बातें, कभी कुछ बातें, कभी कुछ बोलेगा तो कभी कुछ सोचेगा। ठीक है ना, अजीबोगरीब व्यवहार करेगा। ओके, भावनात्मक संतुलन नहीं, अब डिसऑर्गेनाइज है मतलब अव्यवस्थित है, तो उसके भावना, उसका सोच सब असंतुलित रहेगा, सब कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ सोचेगा। ठीक है ना, स्वयं के देखभाल भी नहीं कर पाएगा, तो यही हेबेफ्रेनिक और यही जो है आपका क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया होता है। आगे, यह प्रकार कम उम्र में शुरू होता है और गंभीर माना। अब ये जो हेबेफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया होता है, यह कम एज में 14-15 साल में ही शुरू हो जाता है और यह जो है लॉन्ग टर्म तक अगर चल रहा है तो इसे गंभीर माना जाता है। ओके, तीसरा प्रकार है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया भी बहुत महत्वपूर्ण सिजोफ्रेनिया है। इसमें जो व्यक्ति को कैटाटोनी प्रकार के सिजोफ्रेनिया होता है, इसमें लंबे समय तक एक ही पोजीशन, एक ही मुद्रा में व्यक्ति रहेगा, खड़ा है तो खड़ा, बैठा है तो बैठा, जिस साइड देख रहा है उसी साइड देखता रहेगा, मतलब एक ही पोजीशन में लंबे समय तक वह बना रहता है। ठीक है ना, अत्यधिक इनएक्टिव, निष्क्रिय या अचानक तीव्र, यानी कहा जाएगा कैटाटोनी के जो मरीज होता है बहुत शांत 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 रहते रहेगा, अचानक से उग्र होगा, तो इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा असक्रिय भी रहता है और जब उग्र होता है तो बहुत ज़्यादा उग्र भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बोलने से पूर्ण या आंशिक इनकार, यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलेगा, ठीक है, या बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये भी होता है। ठीक है, दूसरों की गतिविधियों को नकल करना। कैटाटोनी बेसिकली यह जो है क्या करता है, बहुत व्यक्ति यहाँ पे शांत रहता है, दूसरे को नकल करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत रहेगा तो रहेगा और बहुत ज़्यादा उग्र होगा तो बहुत ज़्यादा उग्र भी हो जाता है। एक मुद्रा में अगर रख दीजिएगा तो उसी मुद्रा में बैठा रहेगा, उसी मुद्रा में देखते रहेगा टकटकी लगा के। ठीक है, तो ऐसा जो है कैटाटोनी में होता रहता है। ओके, दूसरे को नकल करना आज के समय में यह कम पाया जाता है, ये जो कैटाटोनिक वाला है आज के समय में कम पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। चलिए चौथा है यहाँ पे अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट का मतलब होता है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वैसा सिजोफ्रेनिया। मुख्य लक्षण, विभिन्न प्रकार के लक्षण एक साथ उपस्थित होते हैं लेकिन किसी एक विशिष्ट प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अनडिफरेंशिएट का मतलब जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिजोफ्रेनिया। तो ऐसा जो सिजोफ्रेनिया होता है इसमें अलग अलग सिजोफ्रेनिया के लक्षण मौजूद होते हैं, सब मिक्स। कैटाटोनिक भी हो सकता है, ठीक है ना, हेबेफ्रेनिक भी हो सकता है, बात समझ गए ना। तो अलग अलग जो सिजोफ्रेनिया के प्रकार है वो सब मिक्स हो सकते
सकता है, इसलिए इसे मिक्स्ड सिजोफ्रेनिया या फिर अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ये किसी एक प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है ना, जो है इसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण मौजूद होते हैं और ये अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया होता है। ओके, अब यहाँ पे पाँचवा है, यहाँ पे पाँचवा देख लीजिए रेजिडुअल, देख लीजिए यहाँ पे रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया जो होता है यह पहले तीव्र लक्षण रहे हों, ठीक है, वर्तमान में सकारात्मक लक्षण कम हो, नकारात्मक लक्षण बने रहते हैं। तो कुल मिला के रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया जो होता है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के रहता है। यानी पहले तीव्र लक्षण अगर व्यक्ति में रहा हो तो धीरे धीरे उसमें लक्षण कम भी रहते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन नकारात्मक लक्षण भी बने रहते हैं। बेसिकली रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया में अगर पूर्व में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सिजोफ्रेनिया का गंभीर लक्षण था तो रेसिड्यूअल में होता है कि कम रहता है, पॉजिटिव वाला कम रहता है, लेकिन निगेटिव भी साथ में रहता है। यानी सिजोफ्रेनिया के कुछ लक्षण मौजूद होते हैं और कुछ पूर्व में जो ज़्यादा था वो कम रहता है, ठीक है। तो ये रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, वर्तमान में उसमें कोई नकारात्मक लक्षण कम पाए जाते हैं, नए लक्षण कम होते हैं। ओके, तो कुल मिला के मैंने 5 प्रकार पढ़ा दिया, कौन कौन, रेसिड्यूअल सिजोफ्रेनिया, उसके बाद अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, उसके बाद जो है डिसऑर्गेनाइज्ड या हेवेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये सब है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। चिल्ड्हुड जो है चिल्ड्हुड सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना, बड़े एज के लिए जो है बड़े एज की तरह दिखाया जाता है। बहुत सारे प्रकार है सिजोफ्रेनिया का, लेकिन जो मेन 5 प्रकार था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।